स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यानी जीएस में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बाद इतिहास के हम लोग तीनों खंडों को पढ़ेंगे। इतिहास के बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ओर जाएंगे और साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स भी करना शुरू कर देंगे। जो भी पोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा एम्प्लॉयमेंट क्लास में, वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं या बैंकिंग, जेएसएससी, टेट, चाहे वो जेटेट या सीटेट हो, केवीएस, पीसीएस, खास करके जेपीएससी या बीपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज से जो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। आज का क्लास आप कर लीजिए, मेरा वादा है आज के क्लास से आप एडिक्टिव हो जाइएगा। यानी इतने ज़बरदस्त कंटेंट, इतना ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको आज मिलने वाला है कि आपको लगेगा कि हाँ, संपूर्ण तैयारी इस चैनल से की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वादे के साथ कि नथिंग बियॉन्ड दिस, यानी जो हम आपको पढ़ा देंगे उसके बाहर सवाल बन ही नहीं सकता, उससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता। हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। जो चैप्टर है उसका नाम है पाषाण काल। उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है पाषाण काल। पाषाण का मतलब याद रखिएगा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इस काल को शुरू करने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग अपना डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि चैप्टर को उसके बाद आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो एकदम प्राचीनतम में चलते हैं और एकदम प्राचीन में चलते हैं, प्राचीन इतिहास की ओर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, यानी ऑरिजिन ऑफ अर्थ कब है, तो आप इसको बताइएगा 4.8 बिलियन ईयर अगो, यानी 4.8 बिलियन साल पहले, 4.8 बिलियन वर्ष पहले। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 480 करोड़ साल पहले, यानी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ 480 करोड़ साल पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी पर ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब से है, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से है, तो आप बताइएगा 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। या इसको आसान भाषा में बात करें तो आसान भाषा में इसको बोला जाएगा 350 करोड़ वर्ष पूर्व। याद रखिएगा, ऑप्शन या तो बिलियन में देगा या तो करोड़ में देगा, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का निर्माण अगर पूछे तो 480 करोड़ वर्ष पहले या 4.8 बिलियन ईयर अगो, और अगर पूछे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कब से है तो 3.5 बिलियन ईयर अगो, यानी 350 करोड़ साल पहले। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर मानव के जीवन की शुरुआत कब से हुई है, यानी पृथ्वी पर मानव ने इसका पहला कदम कब से रखा, तो इसका साक्ष्य जो हमको मिलता है वो हम लोगों को मिलता है हिस्ट्री के अंदर 42 लाख साल पहले, 42 लाख ईयर्स अगो। यानी अगर आपसे पूछा जाए, आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना पसंद करते हैं हिंदी में लिखिए। अगर पूछा जाए मानव जीवन की शुरुआत, तो मानव जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर हुई है 42 लाख साल पहले। अगर अब तक पूछा जाए कि कितनी प्रजातियां खोज ली गई हैं, तो याद रखिएगा 1 ट्रिलियन प्रजातियां खोज ली गई हैं। या 1 ट्रिलियन एग्जाम में पूछ ऑप्शन में दे देगा बेटा, या दे देगा 1 लाख करोड़। तो दोनों ऑप्शन हमें आपको ध्यान देना है, दोनों तरीके से याद रखना है। 1 ट्रिलियन को ही 1 लाख करोड़ बोला जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए अब तक जीवों में कितनी प्रजातियां खोज ली गई हैं, तो ध्यान रखिएगा, आदमी एक प्रजाति है, चींटी दूसरी प्रजाति है, हाथी तीसरी प्रजाति है, स्पाइडर पांचवी प्रजाति है, गाजर मूली छठी सातवीं प्रजाति है। तो इस प्रकार से इतनी प्रजातियां खोज ली गई हैं। तो 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन प्रजातियां खोज ली गई हैं, जिसमें केवल 18 लाख प्रजातियों का ही नामांकन हुआ है। यानी आपसे पूछा जाए
कि कितनी प्रजातियों का अब तक नाम रखा गया, तो 18 लाख। जैसे बात समझिए ना, आदमी, बंदर, घोड़ा, हाथी, इस प्रकार से केवल 18 लाख प्रजातियों का नाम रखा गया है। लेकिन अब तक खोजी गई कितनी, 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन प्रजातियां खोज ली गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताइए, हेरोडेटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडेटस को कहा जाता। ये आपसे हमारा सवाल है कि इतिहास का पिता हेरोडेटस को जो इतिहास का पिता का खिताब मिला, ये खिताब हेरोडेटस को किसने दिया था, ये आपको पता करना है। ठीक है, अगर नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। लेकिन ये परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का पिता हेरोडेटस का खिताब किसने दिया था, हेरोडेटस को इतिहास के पिता होने का खिताब किसने दिया था, ये परीक्षा में आपसे सवाल बनता है। तो इतनी सारी मोटी मोटी बातें आपको इतिहास की पता चल गई ना, प्राचीन इतिहास की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी अगर स्रोत के आधार पर देखा जाए तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। वो कौन कौन से भाग है जिस पर इतिहास बटा हुआ है, तो प्राग इतिहास, वो आप उधर नहीं जाइएगा, एक तो आप चले जाइएगा आप एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो अलग बात है। हम यहाँ पर जो इतिहास को बांट रहे हैं ये प्राचीन इतिहास को बांट रहे हैं। किस इतिहास को बांट रहे हैं बताइए, ये जो इतिहास को बांटा गया बेटा, ये प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम लोगों को देखना है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 रूप में हम लोग देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अगर आपका ऑनर्स पेपर भी हिस्ट्री है तो भी ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये क्लास में जब बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं, पाषाण काल से तो परीक्षा में सवाल आपसे नहीं छूटने वाला, ये मेरा वादा है, बस बने रहिए। हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, इस पर ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग। प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, हिस्ट्री से पहले वाला प्री हिस्टोरिक। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों काल को जिस पे इतिहास बटा हुआ है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। देखिए, एक ऐसा काल जिसमें मानव किसी प्रकार की लिपि या लेखन कला को नहीं जानता था। यानी मानव लिखने या बात करने के लिए किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता था, बस कुछ वस्तु मिले हैं, उस वस्तु के आधार पर ही हम लोग एक समय के बारे पता लगा सकते हैं। यानी इतिहासकार वस्तु के आधार पर ही जिस काल का पता करते हैं उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी इसके बारे हमने आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख दिया कि जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि, यानी लिपि का मतलब क्या होता है, लिखने का ढंग यानी भाषा अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी आदमी को लिखने का ढंग मालूम नहीं था, आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जंगली आदमी था, आदि मानव था, उस वक्त उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पाषाण काल, पाषाण का मतलब याद रखिएगा पत्थर, एवं ताम्र पाषाण काल, ताम्र का मतलब याद रखिएगा तांबा, है ना, तांबा, तांबा वाला पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये आगे हम लोग देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल किसको कहते हैं। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो इंग्लिश में हिंदी का अनुवाद और इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपके सामने है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसको कहते हैं, आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रागैतिहासिक काल आपने समझ लिया किसको कहते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा कि मानव जब लिखने की कला एवं लिपि से परिचित नहीं था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोगों ने इसका दूसरा खंड जो देखा था, इतिहास को जो बांटा गया था, वो था आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था कि मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से तो परिचित था, मगर अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी मानव कुछ तो लिख रहा था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ तो लिख रहा था, लेकिन इतिहासकार आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। और ऐसी लिपि जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, वैसी लिपि को ही और वैसे काल को ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब देखिए हमने आपके सामने क्या लिख करके दिया है। हमने आपके सामने लिख करके दिया, जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि से परिचित तो था, यानी लिपि तो जानता था,
परंतु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, परंतु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बोली बात समझ में आ रहा है ना। यानी कोई लिपि तो प्रयोग कर रहा था मानव, उस वक्त लिखता पढ़ता था, कोई भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन जो भाषा का प्रयोग होता था या जो लिपि का प्रयोग होता था, आज तक इतिहासकारों ने उसको पढ़ने में सक्षमता हासिल नहीं किया। वैसी काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। उदाहरण के रूप में देखिए हड़प्पा सभ्यताएं एवं वैदिक सभ्यताएं। आप बोलिएगा वैदिक सभ्यताएं के जो वेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, उसको तो सर पढ़ा जाता है, तो आप इसको आदि ऐतिहासिक काल क्यों बोलिएगा? आपने बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन वो जो चारों वेद आप पढ़ने को देखिएगा, तो जब हम लोग धीरे धीरे वैदिक समय में पहुँचेंगे तो आप देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक काल में ये सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि जब वैदिक काल का प्रारंभ होगा, जब वैदिक काल की शुरुआत होगी, तो उस वक्त भी एक लिपि होगा, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो जिस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, वैसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यताएं एवं वैदिक सभ्यताएं में ऐसी लिपि देखने को मिलती हैं और ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इंग्लिश का अनुवाद आपके सामने है, ठीक है, चीज़ों को समझते चलिए। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं उसके तीसरे खंड ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या होगा कि लिपि से तो मानव परिचित था और वो लिपि को आज पढ़ा भी जाता है। यानी जिस लिपि से मानव इतिहास के दौर पर परिचित था और लिपि को आज पढ़ा भी जा सकता है, वैसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी है, यानी आज उस लिपि को डिकोड कर दिया गया और आज उस लिपि को पढ़ा जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक, तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक वैसी आपको काल दिखेंगी जो ऐतिहासिक काल है, यानी लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर वैदिक काल, जैन काल, मौर्य काल इत्यादि, है ना। उत्तर वैदिक काल, जैन काल में आपने देखा पढ़ा जा सकता था, मौर्य काल में भी पढ़ा जा सकता था, बौद्ध काल में भी जो आपको त्रिपिटक देखने को मिलते हैं ना, ये सारी की सारी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद तो हम लोगों ने इतिहास के खंड को बांटा। इतिहास के खंड को किस में बांटा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन इतिहास को कितने खंड में बांटा गया है, तो आपके ऑप्शन होंगे 3। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन इतिहास को किस किस काल में बांटा गया है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर आपसे पूछा जाए प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो जिस काल में मानव जाति किसी भी प्रकार के लिखने की कला से परिचित नहीं थी, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, मानव जाति लिखने तो जानती थी, लेकिन क्या लिखती थी आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में उसका मतलब ये हुआ कि मानव जाति लिखने भी जानती थी और जो लिखती थी आज हम लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए क्लास को आगे करते हैं। तो उन तीनों में जो खंड है, पहला खंड प्राग ऐतिहासिक काल, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं, क्योंकि आपने उदाहरण में पहले ही देख लिया है, हमने लिखा था प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल, है ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बताइए भारत में पाषाण काल का जनक किसको कहते हैं। पाषाण काल से भी अगर आ जाए तो याद रखिएगा नाम रॉबर्ट ब्रूस फुट। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल अगर हम बोल रहे हैं तो अपने आप पाषाण काल उसके अंदर समा रहा है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक का मतलब हुआ जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो पत्थर वाला काल पाषाण काल भी वही है जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए पाषाण काल का जनक कौन है या पाषाण काल का खोजकर्ता कौन है, तो आप बताइएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। और अगर आपसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल का खोजकर्ता कौन है, तो भी आप नाम लीजिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जिन्होंने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। कब? 1863 में। इससे सवाल बनता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राचीन इतिहास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खोज करता है, इसलिए इनके बारे थोड़ी सी जानकारी रखनी अत्यंत आवश्यक है। वो जानकारी आपको क्या रखनी है
कि रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश भूभर्ग वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश भूभर्ग वैज्ञानिक थे। अगर आप इंग्लिश में पसंद करते हैं पढ़ना तो यहाँ देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, है ना। भूभर्ग वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, जियोलॉजिस्ट। और क्या थे, पुरातत्वविद थे। और साथ में क्या थे, पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। पुरानी पुरानी चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया करते थे। पुरातत्वविद थे, विद का मतलब होता है विद्या लेने वाले, पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ों का विद्या लेने वाले। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूभर्ग वैज्ञानिक थे यानी जियोलॉजिस्ट थे, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के लिए काम करते थे और पुरातत्वविद थे। इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का पिता माना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए पाषाण काल का पिता या प्रागैतिहासिक काल का पिता, तो दोनों में आंसर आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट ही करके आना है। 24 वर्ष की आयु में रॉबर्ट ब्रूसफुट सर्वेक्षण विभाग में शामिल हुए। कितने वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में। तथा सबसे पहले इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ियों की खोज की मद्रास के पल्लवरम के निकट। तथा सबसे पहले इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ियों की खोज की मद्रास के पल्लवरम के निकट। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, यहाँ से बनेगा सवाल कि बताइए पाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले क्या खोजा गया, तो हाथ की कुल्हाड़ियाँ। हाथ की कुल्हाड़ियाँ का मतलब क्या होता है, आइए समझा देते हैं आपको। आजकल जो आप कुल्हाड़ी देखते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार का रहता है ना। किस प्रकार का कुल्हाड़ी रहता है, आजकल जो आप कुल्हाड़ी देखते हैं वो कुछ इस प्रकार का रहता है। यानी यहाँ पे लकड़ी, ये लकड़ी है और ये यहाँ पे लोहा लगा हुआ, ये कुल्हाड़ी है। लेकिन हाथ की कुल्हाड़ी क्या थी, यानी वो बड़े बड़े पत्थर का ही प्रयोग करता था आदमी, बड़े बड़े पत्थर का ही प्रयोग करता था, इसी को हाथ में पकड़ लेता था। ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं इसी को हाथ में पकड़ लेता था। अब कुछ भी काटना होता था, फोड़ना होता था, तोड़ना होता था, पत्थर फेंक के उसको काम कर लेता था। यानी उस बड़े बड़े पत्थर को ही हाथ की कुल्हाड़ियाँ कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि लकड़ी के ऊपर वो लोहा लगा करके कुल्हाड़ी बना लेता था। बड़ा बड़ा पत्थर को उठाता था, बड़ा बड़ा पत्थर को उठाता था, उस जानवर को भी मार लेता था। और कुछ तोड़ना रहता था उसको तोड़ लेता था, नारियल फोड़ना रहता था फोड़ देता था, जो कुछ करना रहता था बड़ा बड़ा पत्थर से कर लेता था। और यही बड़े बड़े पत्थर को ही हाथ की कुल्हाड़ियाँ कहा जाता है। इसी बड़े बड़े पत्थर को ही हाथ की कुल्हाड़ियाँ कहा जाता है। और इसका सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। किसने किया था, इसका खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कहाँ खोजा था, मद्रास के पल्लवरम के निकट। कहाँ खोजा था, ऑप्शन में मद्रास होगा तो मद्रास करिएगा, और ज़्यादा डीप जाएगा क्वेश्चन तो पल्लवरम भी दे देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा पाषाण काल के पिता कौन है या प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है। कितने वर्ष में वो अध्ययन में शामिल हुए, तो 24 वर्ष की आयु में शामिल हुए। और उन्होंने सबसे पहले क्या खोजा, तो हाथ की कुल्हाड़ियाँ खोजा। हाथ की कुल्हाड़ियाँ किस चीज़ की बनी हुई रहती थी, तो बड़े बड़े पत्थरों की होती थी। हाथ की कुल्हाड़ियाँ कहाँ खोजी गई, किस क्षेत्र में, तो मद्रास के पल्लवरम के निकट खोजी गई। ठीक हो गया बात यहाँ तक, यहाँ तक। यानी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो बता दीजिएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसके अलावा हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है, याद, ये कुछ दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन में क्या होता है कि जब ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, और बच्चा एग्जाम में देखता है कि ऑप्शन में दिया हुआ है रॉबर्ट ब्रूसफुट, बच्चा एग्जाम में रॉबर्ट ब्रूसफुट करके आता है, तो आप इस तरह की कॉमन गलती नहीं करें। इसलिए हम इस दो क्वेश्चन को यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ऑप्शन में रॉबर्ट ब्रूसफुट नहीं मिलना है, तो वैसा गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, पहले आप चीज़ों को समझिए। डेनमार्क में एक म्यूज़ियम है, डेनमार्क में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है कोपेनहेगन। डेनमार्क में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम क्या है, कोपेनहेगन। वहाँ पे बहुत सारा सामग्री रखा हुआ, बहुत सारा पुरातात्विक चीज़ रखा हुआ, बहुत सारा पुराना पुराना चीज़ रखा हुआ है। तो उस चीज़ों को एक आदमी ने अध्ययन किया जिसका नाम है क्रिश्चियन जे थॉमसन। कब अध्ययन किया, 1820 में। कहाँ अध्ययन किया, डेनमार्क के म्यूज़ियम कोपेनहेगन में। 1820 में एक आदमी ने अध्ययन किया जिसका नाम है क्रिश्चियन जे थॉमसन, और उसने अध्ययन करके 3 युग बांटा। पाषाण युग यानी जो भी पत्थर मिला वो पाषाण युग हो गया। कांस्य युग यानी जब कॉपर का काम आने लगा। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा धातु खोजा, तो कॉपर है, तांबा। आगे पढ़ेंगे वो हम लोग, टेंशन लेने का नहीं, आगे मिलेगा आपको ना, वो आपको यहाँ मिल जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, यहाँ तक या तलाम पाषाण काल में ही मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, वो आगे बढ़ेगा। और लौह युग यानी
एक आदमी जाते हैं म्यूजियम जिनका नाम है क्रिश्चियन जे थॉमसन। 1820 में डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में, जहाँ पे बहुत सारी पुराने ज़माने की चीज़, पुरातात्विक चीज़ रखी हुई है, उन्होंने उसका अध्ययन किया। बोला अच्छा देखो ये सब पत्थर का सामान है, तो ये सब यूज़ होता होगा पत्थर वाले युग में, यानी पाषाण युग में बांटा। उसके बाद पाषाण युग के बाद कांस्य युग आया, कॉपर, जहाँ पे कॉपर और टिन का प्रयोग होता था, कांस्य युग आया। उसके बाद लोहा आया। लोहा कब आया? जब भारत के अंदर वैदिक समाज आया ना, यानी मध्य एशिया कैसे आए वैदिक लोग, तब वहाँ पे लोहा का प्रयोग देखने को मिलता है। वो आगे की कहानी है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग को 3 युग में विभाजन किया, त्रियुगीन में, तो उसका नाम है क्रिश्चियन जे थॉमसन। और क्रिश्चियन जे थॉमसन ने इस 3 युग को जो बनाया था वो किसके आधार पर बनाया था? तो डेनमार्क के कोपनहेगन म्यूजियम में 1820 के आधार पर। तो सवाल ऐसे भी बनता है कि कोपनहेगन संग्रहालय कहाँ है, तो एग्जाम में आ जाएगा, तो आप बताइएगा क्या? डेनमार्क। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है ना, कोपनहेगन म्यूजियम कहाँ है डेनमार्क में। तो यहाँ पे जो आदमी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है क्रिश्चियन जे थॉमसन। यहाँ पे आपको एग्जाम में रॉबर्ट फुट आ जाएगा, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट करके नहीं आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक आदमी है जिसका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पुरातात्विक विभाग का पिता कौन है, पुरातात्विक विभाग डिपार्टमेंट का पिता कौन है या जनक कौन है, तो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर आपसे पूछा जाए पुरातात्विक विभाग नहीं, पाषाण काल का पिता, या आपसे पूछा जाए प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल आ गया तो रॉबर्ट ब्रूस करके आइएगा। और अगर पुरातात्विक विभाग आ गया तो यहाँ पे सर अलेक्जेंडर कनिंघम करके ऑप्शन में आइएगा। अगर हम आपको ये चीज़ नहीं बताते ना तो आप पक्का यहाँ पे गलत करके आते, रॉबर्ट ब्रूस फुट ऑप्शन में करके आते, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पे देगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपके दुविधा को दूर कर दिया, कि अगर सर कोपेनहेगन डेनमार्क से क्वेश्चन आ गया तो क्रिश्चियन जे थॉमसन वहाँ पे आएगा आंसर में। और अगर पुरातात्विक विभाग का जनक पूछा गया तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम आ जाएगा। और अगर हमसे पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल विभाग की जगह काल लिख करके आ जाए तो काल के तो पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट ही हो जाएंगे। यहाँ तक भी हम लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब ट्रेलर ख़त्म, फिल्म चालू, यानी अब हम लोग आ गए अपने चैप्टर के अंदर जिसका नाम है पाषाण काल। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आने के लिए इतनी सारी चीज़ों का होना ज़रूरी था। ठीक है, पाषाण काल। अब हम लोग किसके अंदर आ गए बताइए? पाषाण काल। पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पहला देखिए, जब दुनिया में पहली बार आदमी आए ना, आज से 42 लाख साल पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, तो आदमी कपड़ा सूट टाई नहीं पहनता था, नग्न अवस्था में रहता था, यानी पूरा नंगा रहता था। और बड़े आकार का पत्थर को प्रयोग करता था जिसको वो हस्त कुल्हाड़ी कहता था। बोलता था कि यही तो मेरा हाथ का कुल्हाड़ी है। आदमी का जो हाथ है हमेशा पैक रहा। आज आदमी का हाथ मोबाइल से पैक है, कभी उसके हाथ में पत्थर हुआ करता था। तो आदमी का हाथ तो कभी खाली रहा ही नहीं है, कि नहीं? तो आज पाषाण काल नहीं, आज मोबाइल काल है। तो उसी प्रकार आदमी जब शुरुआत में आया तो कैसा हुआ करता था बताइए? नग्न अवस्था में रहता था, नंगा रहता था और हाथ में बड़े बड़े आकार का पत्थर का प्रयोग करता था। उस काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब पुराना, पुराना पत्थर का काल, पूरा पाषाण काल। ठीक हो गया बात? अच्छा, फिर क्या हो गया कि पूरा पाषाण काल का जो समय रहा ना, बहुत लंबा समय लगा। यानी समझिए कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, यानी बहुत लंबा, लगभग 5 लाख ये समय रहा। आप इसको लिखिएगा मत, वो सब लिखा हुआ है आगे के स्लाइड में, सब आपको मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। इसके बाद एक काल आता है, यानी इतना ज़माना बीतने के बाद आदि मानव, जंगली आदमी ने क्या किया, उसको समझ में आया कि नंगा नहीं रहना है, पत्ता पहन लेना है, पत्ता या खाल पहन लेना है। और जो पत्थर बड़ा बड़ा यूज़ करता था, अब वो छोटे आकार के पत्थर को यूज़ करने लगा। यानी पत्थर को अब तोड़ करके उसके दिमाग में आ गया कि इतना भारी उठा करके एनर्जी क्यों लॉस करना, थकना क्यों, तो पत्थर को छोटा करने लगा। अब पत्थर के साथ वो अब लकड़ी का भी प्रयोग करना सीख गया और हड्डी का भी प्रयोग करने लगा। इसको बोला जाने लगा मध्य पाषाण काल। यानी जब आदमी पत्ता या खाल पहन लिया, पत्थर को बड़ा बड़ा पत्थर की जगह छोटे पत्थर का प्रयोग करने लगा, पत्थर के साथ साथ लकड़ी और हड्डी का भी प्रयोग करने लगा, तो वैसे काल को क्या कहते हैं अब हम लोग? मध्य पाषाण काल।
और उसके बाद जो सबसे छोटा काल रहा वो रहा आपका नवपाषाण काल। यहाँ ऊपर लिखे गए सारे उपकरण का यूज़ किया, यानी पत्ता का, खाल का, छोटे आकार के पत्थर का, लकड़ी का, हड्डी का। इसके साथ साथ वो अब धातु का भी प्रयोग करने लगा, जो अब हम लोग ताम्रपाषाण काल के अंदर देखेंगे ना। धातु का भी प्रयोग करने लगा, कॉपर का प्रयोग करने लगा। वह कॉपर, यानी आपको याद रखना है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजा, तो तांबा खोजा, कॉपर खोजा, ठीक है। और इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है ना बेटा, वो पाषाण युग का अंतिम चरण है, यानी पाषाण काल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पाषाण युग का क्या है बताइए, अंतिम चरण है, ठीक है। पाषाण युग का अंतिम चरण। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ देखते हैं पूरा पाषाण काल को देखते हैं। अभी हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको समझा देते हैं। तो आपने देखा कि पाषाण काल है ना, तो पाषाण काल को कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। क्या देखेंगे बताइए, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मध्य पाषाण पढ़ेंगे, उसके बाद नवपाषाण पढ़ेंगे और पाषाण काल खत्म हो जाएगा। खत्म ऐसा वैसा खत्म नहीं होगा, ऐसा खत्म होगा कि जीवन में कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, आपसे परीक्षा में बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है वो समय रहा 5 लाख BC से 10,000 BC। BC का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये होता है जीरो लाइन, ये होता है यहाँ पे, ये होता है जीरो लाइन, यानी ऐसे समझिए बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म। और ये होता है ईसा मसीह के जन्म के आगे की काल। जो ईसा मसीह के जन्म के आगे का काल है वो है AD, और जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल है वो BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से पहले, ईसा मसीह से पहले। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी आप इसको एनो डोमिनी समझते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो ज़िंदगी है वो AD कहलाती है, और ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की ज़िंदगी है वो BC कहलाती है। तो पूरा पाषाण काल जो रहा, पत्थर का काल, वो उसका समय जो रहा है वो 5 लाख BC से रहा, यानी ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक, है ना। पूरा पाषाण काल मानव जीवन के द्वारा बिताया गया सबसे लंबा युग है। देख रहे हैं ना, कहाँ 5 लाख, कहाँ 10,000। तो पूरा पाषाण काल मानव जीवन के द्वारा बिताया गया सबसे लंबा युग है। आरंभिक दौर में इसे हिम युग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको, हिम युग। हिम युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि पूरा पाषाण काल के आरंभिक दौर पे पूरी जो धरती है वो बर्फ़ के चादर से ढकी पड़ी थी। पूरे के पूरे धरती में क्या था भाई, बर्फ़ का चादर था, इसलिए उसको अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, आइस एज, है ना। पूरा पाषाण काल को आरंभिक दौर में क्या कहा जाता था, पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, हिमयुग, आइस एज, बर्फीला काल, है ना। पूरा पाषाण काल जो हम लोगों को पढ़ना है, जो सबसे लंबा काल रहा 5 लाख BC से 10,000 BC तक, तो इतना लंबा काल है, तो इसको भी हम लोग 3 चरण में देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। यानी आपने देखा, अच्छा चीज़ें कैसे बढ़ रही है आप समझ पा रहे हैं क्या, टेंशन लेने का नहीं है, समझने का है ना। यानी आपने देखा कि इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, तो इतिहास को भी 3 भाग में बांटा गया। इतिहास को किस किस भाग में बांटा गया बताइए, तो इतिहास को बांटा गया प्राग ऐतिहासिक काल, आपने देखा ना, प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आध ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को जब हम लोगों ने देखा तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग क्या समझें कि इसमें भी 3 काल हो गया। एक हो गया आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण के बाद आपका नव पाषाण काल। और जब हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ने के लिए गए तो पूरा पाषाण काल के अंदर भी 3 चरण देखने को मिलते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ है, तो पूरा पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। निम्न यानी निचला स्तर में, मध्य यानी बीच का स्तर में, और उच्च यानी अपर स्टेट में। ठीक है बात यहाँ तक। तो आइए सबको 1 बाय 1 समझते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। यानी ये जो काल है इसमें मानव जीवन स्थिर नहीं था। आज मानव
रह रहा है, मान लीजिए रांची में, तो कल रहेगा पटना में, परसों रहेगा हजारीबाग में, यानी चलते रहता था, घुमंतु जीवन चलता था, स्थिर नहीं रहता था। शिकार करके भोजन प्राप्त करता था और मानव को कुछ खेती वेती आता नहीं था, यानी निम्न पूरा पाषाण काल में मानव और जानवर में कोई फर्क नहीं था, जंगली जानवर ही समझिए इसको। इसका जीवन अस्थिर था, जहाँ वर्षा, मौसम, पानी, अन्न, भोजन, शिकार, ये सब को देखते हुए वो अपने को पलायन कर लेता था, अस्थिर था और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। निम्न पूरा पाषाण काल में हस्त कुल्हाड़ियाँ संस्कृति एवं चॉपर चॉपिंग संस्कृति मुख्य थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न पूरा पाषाण काल में कौन सी दो संस्कृति देखने को मिलती थी। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हस्त कुल्हाड़ियाँ संस्कृति एवं चॉपर चॉपिंग संस्कृति मुख्य थे। अब हस्त कुल्हाड़ियाँ संस्कृति एवं चॉपर चॉपिंग संस्कृति क्या है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए वन बाय वन समझते हैं। हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति आपने समझ गए ना, बड़ा बड़ा पत्थर जिसका प्रयोग करता था वो कुछ भी तोड़ने फोड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, शिकार उकार करने के लिए, वो बड़ा बड़ा पत्थर जो था, इसी को वो हस्त कुल्हाड़ी बोला जा रहा है। हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति जिसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है, हैंड एक्स है ना, इंग्लिश हो गया। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हाथ से बना अंडाकार हथियार, यानी जो पत्थर रहता था वो पत्थर अंडाकार रहता था, अंडा के शेप का गोल पत्थर, और क्या, और गोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना बेटा, एश्यूलन, तो इसलिए इसे एश्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि निम्न पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया। तो निम्न पाषाण काल को दो भाग में बांटा गया है, हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति और चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया क्या? चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, निम्न पूरा पाषाण काल। थोड़ा सा एक कैंडिडेट आ गया था, है ना, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आते रहता है। एक सेकंड हम आपको बता दे रहे हैं पढ़ाई के बीच में, क्योंकि एक बच्चा आ गया था, तो आपको भी हो सकता है कि मदद मिल सकता है। मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आते रहते हैं, यानी मेरा आप समझिए कि बहुत सारे कंपनी से टाई अप है, बहुत सारे कंपनी से लाइनअप है। वहाँ पे क्या होता है कि रांची या झारखंड के आसपास में, या जहाँ रांची, झारखंड, बंगाल, है ना, पटना, कुछ लोकेशंस में मेरे पास कंपनी है जो मेरे पास नोटिफिकेशन भेजते रहती है कि यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे जॉब है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चा को जॉब का रिक्वायरमेंट होगा तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएगा, और टेलीग्राम चैनल में हम वक्त बे वक्त वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा कि अगर आपको लगेगा कि हाँ आपके लिए सूटेबल जॉब आ गया तो आप वहाँ पे ऐड हो जाइएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ाते रहेंगे, आप देखिएगा ऊपर में नोटिफिकेशन आते रहेगा जॉब का। तो और कोई बच्चा भी मेरे पास बीच में आ जाता है कि सर मेरा लगवा दीजिए कहीं, तो उससे बात भी कर लेना पड़ता है ना। तो इसलिए वीडियो को हम पॉज किए थे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो अगर आपको भी जॉब की, यानी पार्ट टाइम या फुल टाइम प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम आपको पढ़ा ही देंगे, टेंशन लेने का नहीं है ना। लेकिन अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए किसी भी कंपनी में, जो कोई भी हॉस्पिटल है या कंपनी है जहाँ पर भी वैकेंसी खाली रहती है, तो मेरे को पता चल जाता है, मेरे पास लिंक है, वो लिंक में मेरे पास भेज दिया जाता है नोटिफिकेशन। फिर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जॉब आया हुआ है, आपको जा करके वहाँ पे खाली मेरा नाम लेना है, और नाम लेना है, इंटरव्यू फिर वहाँ पे कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे मेरा जान पहचान है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कहानी को। तो हम लोग ने देखा क्या बेटा, निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें क्या था कि मानव का जीवन अस्थिर था, मानव स्थिर नहीं रहता था, शिकार उकार करता था, कुछ खा पी लेता था और उसे अपना जीवन व्यतीत करता था। निम्न पूरा पाषाण काल में हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति और चॉपर चॉपिंग संस्कृति मुख्य थे। यहाँ से सवाल बनेगा, याद रखिएगा, इसलिए आप नोट करते चलिएगा ना। हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति से आप क्या समझते हैं बेटा, तो इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हाथ से बना अंडाकार हथियार था, अंडाकार हथियार। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, तो एश्यूलन, एश्यूलन पर एग्जाम में इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ देखते रहेंगे, इसे एश्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, पहला बात। अच्छा, इसके उपकरण, जो एश्यूलन संस्कृति का जो हाथ का कुल्हाड़ी मिला ना बेटा, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे ना, फिर वापस वही बात आ गई। देखिए, इसके उपकरण सबसे पहले मद्रास के निकट अतिरमपक्कम, मद्रास के निकट एक जगह है जिसका नाम है अतिरमपक्कम, से प्राप्त हुए हैं, जिस कारण हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। हम आपको क्या कर रहे जानते हैं, सीधा एक एक नंबर का क्वेश्चन करवा दे रहे, सीधा एक एक नंबर का क्वेश्चन करवा दे रहे, खट 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 खट, यानी पूरा पाषाण काल से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं बचेगा, याद रखिएगा।
मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन एजुकेशन हम इतना तगड़ा आपको दे देंगे, इतना तगड़ा आपको दे देंगे कि आप किसी भी चैनल से या किसी भी टीचर से अपने कंटेंट को कंपेयर कर लीजिएगा, मेरा कंटेंट आपको कहीं से भी कम नहीं मिलेगा। इतना मेहनत से पढ़ाएंगे, बस साथ देते रहिएगा, साथ देने के लिए रेगुलर रहिएगा। आप जब साथ नहीं देते तो हम भी पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, सिंपल बात है, हम किसके लिए पढ़ाएंगे फिर, है ना। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है और सच में आप कसम खा लिए हैं कि अपने हालात को बदलना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो इसी चैनल से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, इसी चैनल से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति को और क्या कहा जाता है, तो हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला जो हस्त कुल्हाड़ी मिला ना, वो मद्रास के निकट आतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ। क्लियर है क्या, है ना। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। अब इसका जो दूसरा खंड था बेटा, निम्न पूरा पाषाण काल का जो दूसरा संस्कृति था, उसका नाम है चॉपर चॉपिंग संस्कृति। चॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को पीस देना। चॉप का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को पीस देना, है ना, पीस देना। तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति, सबसे पहले यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब रावलपिंडी शहर के सोहन नदी घाटी में प्रकाश में आई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, सोहन नदी घाटी। चॉपर चॉपिंग संस्कृति, सबसे पहले यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी शहर के सोहन नदी घाटी के प्रकाश में आई, इसलिए सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा चॉपर चॉपिंग संस्कृति को और किस नाम से जानते हैं, तो परीक्षा में बताइएगा चॉपर चॉपिंग संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा चॉपर चॉपिंग संस्कृति सबसे पहले कहाँ मिली, किस क्षेत्र में मिली, तो पाकिस्तान के पंजाब रावलपिंडी शहर के सोहन नदी घाटी में, इसलिए चॉपर चॉपिंग को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और जो हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति है उसको मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि मद्रास में मिली। क्लियर है क्या। अच्छा, ये तो हो गया निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के कि मध्य पूरा पाषाण क्या है। इस काल में पत्थर के फलक, फलक समझते हैं क्या, पत्थर का ऊपरी सतह, पत्थर का सतह, है ना, पत्थर का सतह। इस काल में पत्थर के फलक से उपकरणों का निर्माण किया जाता था, यानी पत्थर के सतह से उपकरण बनाए जाते थे, इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। पूछ सकता है ना कि मध्य पूरा पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, तो फलक संस्कृति या फलक पूरा पाषाण काल। तो क्या याद रखिएगा कि मध्य पूरा पाषाण काल में, इस काल में पत्थर के फलक के से, यानी पत्थर के ऊपरी सतह से उपकरण को बना देता था, और इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल दो भाग में बटा हुआ है, एक आपका चॉपर चॉपिंग, दूसरा है हस्त कुल्हाड़ी। हस्त कुल्हाड़ी का दूसरा नाम मद्रास संस्कृति भी है, चॉपर चॉपिंग का दूसरा नाम सोहन संस्कृति भी है, और मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं कि तुम कहाँ से आओगे, जहाँ से आओगे बना लेंगे, है कि नहीं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या बनाया गया था बेटा फलक से, यानी पत्थर के ऊपरी सतह से, तो खुरचनी, खुरचनी एक औजार है जिससे कोई चीज़ को खुरचा जाता है। बोधक, बोधक एक औजार है जिससे गड्ढा किया जाता है, छेद किया जाता है। तो खुरचनी और बोधक बनाए जाते थे, यानी किसी चीज़ को खुरचने के लिए या किसी चीज़ को छेदने के लिए, है ना। जो औजार बनते थे उसी को कहते हैं, आप क्या कहते हैं, फलक संस्कृति। इसके बाद आ गए हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल क्या है, इस काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ, यानी अब आदमी पूरी तरह से जंगली नहीं रहा। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हो गया कि आदमी अपना विवेक भी, अपना बुद्धि भी प्रयोग करने लगा, नॉलेज का यूज़ करने लगा, यानी जो काम वो पहले करता था याद रखने लगा कि अच्छा इस गली से हम यह जंगल चले जाते हैं, अच्छा ये वाला पत्थर को हम यूज़ करते हैं तो इससे छेद हो जाता है, अच्छा ये वाला पत्थर को हम यूज़ करते हैं तो इससे कोई चीज़ को घर्षण कर सकते हैं, या कोई चीज़ हथियार बना सकते हैं, या कोई औजार बना सकते हैं। जब उसके पास नॉलेज आने लगा ना, तो उस आदमी को अब होमोसेपियंस कहा जाने लगा। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि होमोसेपियंस से आप क्या समझते हैं, तो होमोसेपियंस का अर्थ होता है ज्ञानी मानव, है ना। और ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ होमोसेपियंस का, उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल का मुख्य उपकरण, यानी इसमें क्या क्या बनाने लगा आदमी, तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बोधक आदि। अब पहले तो खाली वो क्या बना रहा था, बोधक बना रहा था, और बोधक के साथ साथ खुरचने के लिए खुरचनी बना रहा था। लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस बन गया, तो अब वो क्या क्या बनाने लगा, तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बोधक आदि। तक्षनी इस काल का विशेष उपकरण था। पूछा जाएगा
कि बताइए उच्च पूरा पाषाण काल का विशेष या विशिष्ट उपकरण क्या था, तो तक्षणी, है ना, तक्षणी था। आप तक्षणी का मतलब समझिएगा कि एक पत्थर है, एक पत्थर है, इस पत्थर से किसी चीज़ में छेद किया जाता था। इस पत्थर का उपयोग करके, यानी हथौड़ी समझिए ना, छोटा सा हथौड़ी ठक 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 मार के किसी चीज़ में छेद करते हैं ना, तो उसको पेड़ में छेद करना रहता था, तो इस छोटा सा पत्थर का यूज़ करता था और उसे छेद कर देता था, इसी को बोलता है तक्षणी। तो छोटा सा पत्थर छेद छेद करने के काम में आता था, तो इसका दिमाग बहुत विकसित हो गया। बोला अरे बड़ा बड़ा पत्थर का जरूरत नहीं, अब हम छोटा छोटा पत्थर से ही काम कर लेते हैं, यानी छेद वेद करने का काम कर लेता था। और तक्षणी इस काल का विशेष उपकरण था। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसका नाम क्या है, ड्रिल नाइफ, यानी छेद करने वाली छुरी है ना, ड्रिल नाइफ। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य भी उच्च पूरा पाषाण काल में ही मिलता है। यानी भारत में अगर मानव का कहीं से भी प्रमाण मिला है कि भारत में मानव कब से हैं, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल में ही मिला है। अब हम लोग पूरा पाषाण काल को 3 भाग में जान रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम लोगों ने 3 भाग में बांट दिया, निम्न में, मध्य में और उच्च पूरा पाषाण काल। यानी मानव जाति का सबसे पहला साक्ष्य आपको पूरा पाषाण में तो मिला ही है, लेकिन किस पूरा पाषाण काल में, होमोसेपियंस के काल में, उच्च पूरा पाषाण के काल में, है ना। कहाँ पर, नर्मदा नदी घाटी के किनारे प्रयागराज जिले में। यानी अगर भारत में सबसे पहले आदमी का खोज किया गया तो कहाँ खोजा गया भाई, प्रयागराज जिले में, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, उसके नर्मदा घाटी के किनारे। और किस समय में, तो उच्च पूरा पाषाण काल में आदमी की खोज हुई है भारत के अंदर। इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, आगे की कहानी क्या है समझते हैं। अच्छा, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आदमी का तो खोज लिया इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, है ना, उच्चपुरा पाषाण काल में। तो क्या उच्चपुरा पाषाण में केवल आदमी का ही प्रमाण मिला है, और प्रमाण कैसे कैसे मिला वो तो देखिए। तो एक घाटी है जिसका नाम है बेलन घाटी, है ना, बेलन घाटी। बेलन घाटी में स्थित एक जगह है जिसका नाम है लोहंदा। क्या नाम है, ऊपर में बिंदु है ना, लोहंदा में हड्डी से बनी नारी की मूर्ति मिली है। यानी एक नारी की मूर्ति मिली है जो हड्डी से बनी हुई है, और उसको खोजा किसने, तो इसके खोजकर्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, बेलन घाट में, लोहंदा में हड्डी से बनी नारी की मूर्ति के खोजकर्ता कौन है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर है, जिन्होंने 1957-58 में अध्ययन करके इसको खोजा था बेलन घाटी में। पूछा जाएगा आपसे कि किस घाटी के निकट डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने हड्डी से बनी नारी की मूर्ति खोजी है, तो बेलन घाटी में, लोहंदा में, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उच्च पूरा पाषाण काल में ही मानव ने पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया। अभी तक तो हम लोगों ने देखा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, घुमंतु है भैया, घूम रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, स्थिर जीवन नहीं है, शिकार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ज्ञानी मानव बन रहा, होमोसेपियंस बन रहा, तो अब रहने के लिए गुफा भी खोज रहा, गुफा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, गुफा का प्रयोग। अब इसमें क्या है कि एक नाम आपको जीवन में याद रखना है जब तक आप परीक्षा दीजिएगा, उसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यानी जहाँ पर, बताइए कि मानव लोगों ने, आदि मानव ने रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया था, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन में भीमबेटका दिखेगा, तो भीमबेटका करिएगा। और भीमबेटका है कहाँ, भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त होती हैं। अच्छा, ये भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, हर पाषाण काल के आदि मानव का फेवरेट प्लेस है भीमबेटका। यानी हर आदि मानव ने यहाँ पे समय गुजारा है ना, इसलिए भीमबेटका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या लिख रहे थे हम लोग, देखिए सर क्या पढ़ रहे हैं, भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। गुफा में क्या करता था, रहता था। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक भीमबेटका मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यानी पाषाण काल से, वो भी किस पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से एकदम ऐतिहासिक काल तक भीमबेटका में लोगों ने रहा है, लोगों का फेवरेट स्पेस रहा है भीमबेटका, याद रखिएगा, है ना। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, इन सारी चीज़ों को रिकैप कर लिया जाए।
तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मानव का साक्ष्य तो हम लोगों को प्रयागराज में मिल ही गया था। इसके अलावा हड्डी से बनी नारी भी हम लोगों को मिली है। डॉक्टर विष्णु ने जिसको खोजा है बेलन घाटी में, यानी मानव लोग ने उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर जब वो होमो सेपियंस बन गया तो रहने के लिए गुफा का भी प्रयोग करने लगा। और ज़्यादातर जो गुफा मिला है जहाँ पे आदि मानव लोग रहते थे, वो गुफा कहाँ है, भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में। क्लियर है क्या, है ना। और यहाँ कब से कब तक लोग रहा है, तो पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक इसका जगह फेवरेट रहा। अच्छा, ये लोग जब गुफा में रहता था ना, तो गुफा में हम लोग जैसे अपने रूम में रहते हैं, तो रूम में रह के बोर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे यार चल मोबाइल देख लेते हैं। तो ये लोग जब गुफा में रहता था ना, तो गुफा में बोर होता था तो चित्रकारी शुरू कर दिया। यानी उच्च पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी प्रारंभ हुई। यानी अब उसको, अब तो हर वक्त घूम नहीं रहा है, उसको अब पानी बिजली का टेंशन नहीं है कि भाई बिजली कड़केगा, पानी में भीग जाएंगे, मौसम में आएगा, सर्दी आएगा, गर्मी आएगा। अब तो गुफा के अंदर वो सेफ है। जब गुफा के अंदर वो सेफ है और उसका होमो सेपियंस बन गया, यानी दिमाग थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लगा, तो चित्रकारी किया। पूछा जाएगा चित्रकारी कब प्रारंभ हुआ, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। कहाँ, तो भीमबेटका के गुफा में। ठीक हो गया बात। भीमबेटका के गुफाओं से इस काल में बने चित्र मिले हैं, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, भारत भीमबेटका के गुफाओं से जो चित्र मिले ना बेटा, हमने आपको जैसा भी समझाया कि भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस काल के मिले, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के या नव पाषाण काल के, तो याद रखिएगा भीमबेटका के गुफाओं से जो चित्रकारी मिले हैं ना, वो हर काल के मिले हैं। क्योंकि अभी हम आपने आपको बताया ना कि भीमबेटका का गुफा मानव जाति के लिए हमेशा फेवरेट रहा, यानी हर पाषाण काल के लोग वहाँ रहे। तो जो रहा चित्र बनाया, है कि नहीं, जो रहा चित्र बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी किस काल के मिले, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाइएगा, हर पाषाण काल के, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो। आगे देखिएगा, अब भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, इसलिए भीमबेटका के बारे हम लोगों को कुछ बातें सीखनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल, भीमबेटका है मध्य प्रदेश भोपाल में। भीमबेटका कहाँ है पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, भोपाल के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया, है ना। यानी पूरे देश का बहुत महत्व स्थल यानी इम्पोर्टेंट प्लेस घोषित किया 1990 में। कौन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में। अब 2003 में आ जाइए। 2003 में यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को एक संस्था है जो पुरातात्विक स्थल को यानी ऐतिहासिक चीज़ों को संरक्षण देता है। तो यूनेस्को क्या करता है, भीमबेटका की गुफाओं को जुलाई 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। यानी बोला कि ये तब भारत के लिए केवल राष्ट्रीय महत्व स्थल नहीं रहा, अब तो ये विश्व के लिए धरोहर हो गया भीमबेटका। इतना इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा ना। 2003 में यूनेस्को इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश भोपाल में ही तो है भीमबेटका, इसलिए भोपाल मंडल ने 1990 ईस्वी में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। बोलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखना क्या है बेटा, पुरातत्व काल के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, यानी पूरा पाषाण काल जो हम लोगों ने देखा, पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने 3 तरीके से देखा, निम्न में देखा, मध्य में देखा, उच्च में देखा। आप करिएगा रिवीजन तभी मिलेगा डिवीजन, रिवीजन करना जरूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। पूरा पाषाण काल में आदि मानव बंजारे खाना बदोश की जीवन व्यतीत करते थे, है ना। अस्थिरता हम लोग पहले ही देख लिए, और शिकारी हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बता दीजिएगा ना। पूरा पाषाण काल के औजार बड़े क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर का मतलब होता है बेटा चौड़ा आकार का पत्थर, यानी पत्थर कैसा होता था, चौड़ा आकार का पत्थर। ठीक है, और चौड़ा आकार का पत्थर को यूज़ करता था, गोल आकार को वो पत्थर को वो हाथ की कुल्हाड़ी बना लेता था। तो पूरा पाषाण काल के औजार बड़े क्वार्टजाइट पत्थरों से बने होते थे, और जो औजार होते थे उनके औजार के कुछ नाम है। पूरा पाषाण काल के औजार के नाम क्या हैं, शल्क, ब्लेड, बोरर, क्लीवर, पेबुल इत्यादि। परीक्षा में ऐसे आता है क्वेश्चन, ऐसे दे देगा शल्क कॉमा ब्लेड कॉमा बोरर कॉमा क्लीवर कॉमा पेबुल इत्यादि से आप क्या समझते हैं। तो एक ऑप्शन रहेगा उसमें पूरा पाषाण काल के हथियार या पूरा पाषाण काल के औजार, उसी को टिक करके आइएगा, है ना। पढ़िएगा तब तो अच्छे से।
उसके बाद देखिए मानव जाति के द्वारा सबसे पहले की गई खोज आग भी पूरा पाषाण काल की देन है। यानी मानव जाति ने सबसे पहले किस चीज़ को खोजा? आप बोलिएगा सर अभी तो आप कॉपर बता रहे थे। बेटा मेरे, कॉपर हम धातु में बता रहे थे। ऐसे अगर ऑर्डिनरी हम बोले कि मानव जाति ने सबसे पहले क्या चीज़ की खोज की, तो आग की खोज की। आग की खोज मानव जाति ने पूरा पाषाण काल में किया, लेकिन वो आग से डरते थे। आग को खोज लिया था, आग का उपयोग नहीं जानता था। नहीं जानता था कि इसमें मांस को पका सकते हैं, इसमें आग से जानवर को भगा सकते हैं, आग से ठंडा से बचाव कर सकते हैं, आग से अंधेरा में देख सकते हैं। ये सारा का सारा जो उपयोग है इसने मध्य पाषाण काल में किया। पूरा पाषाण काल में केवल आग को खोजा गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ पूरा पाषाण काल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्थल यानी इंपॉर्टेंट प्लेस जो आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो टेंशन नहीं लें, यहाँ पे इंग्लिश में आगे में नोट उनको मिल जाएगा, यहाँ पे हम हिंदी में समझा रहे हैं आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए अतिरमपक्कम तमिलनाडु, है ना, अभी हम लोगों ने देखा था अतिरमपक्कम जहाँ पे हाथ का हथौड़ा मिला था सबसे पहले। तो अतिरमपक्कम एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है पूरा पाषाण काल में। उसके अलावा याद रखिएगा एक जगह है जिसका नाम है हथनोरा। हथनोरा कहाँ है? नर्मदा घाटी के निकट मध्य प्रदेश में। यहाँ मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमी का कंकाल अभी तक नहीं मिला। ये मत समझिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि बताइए मनुष्य का कंकाल कहाँ मिला, ऑप्शन में हथनोरा आएगा तो मत करिएगा। कंकाल नहीं मिला, खोपड़ी मिला है। कंकाल तो खोपड़ी से लेकर के पांव तक होगा, वो कहीं और मिलेगा, आगे देखेंगे कहाँ मिलेगा, लेकिन खोपड़ी पूछेगा तो हथनोरा में मिला। ठीक है, अच्छा, और आगे याद रखिएगा कि प्रयागराज में एक जगह है बेलन घाटी लोहंदा, यहाँ से हड्डी से बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, है ना। तो खोपड़ी पूछेगा तो हथनौरा। आगे देखिएगा बेटा, नर्मदा घाटी के निकट भीमबेटका की गुफाओं, यानी अगर आपसे पूछा जाए भीमबेटका कहाँ है तो भोपाल में। स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा घाटी के निकट। कैसे भी तरह से पूछ सकता है। गुफाओं की चित्रकारी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों से संबंधित है। यानी भीमबेटका की गुफाओं में जो आपको चित्रकारी मिलेगी, अगर आपसे पूछा जाए किस पाषाण काल में मिली बनाई गई है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों में चित्रकारी बनाई गई है। और एक जगह है मिर्ज़ापुर। एक जगह क्या है? मिर्ज़ापुर। हम थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं बोर्ड को, है ना। एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। ठीक है, याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर से तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के औजार किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पूरा पाषाण काल के प्रमाण हमको मिले हैं कश्मीर घाटी से। सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ है भाई? पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी में। लिखवाए हैं पीछे ना, आप PDF देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा पाषाण काल अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कॉपी में एक बहुत अच्छे राइटिंग में नोट बनाना है और एग्ज़ाम के वक्त सिर्फ इसी नोट को देखना है और किसी चीज़ को एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी पाषाण काल का क्वेश्चन आएगा इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन टच से मस नहीं होगा, एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। आइए, ये इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में नोट बनाते हैं, वो इधर देख लेंगे। आइए, पूरा पाषाण काल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं बेटा? मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो समय है हम लोगों ने देखा 5 लाख BC से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 10,000 BC से 5,000 BC तक। कहीं कहीं भी आपको ऑप्शन में 6,000 BC भी दे देता है, तो आपको अगर ऑप्शन में 5,000 BC दे दिया तो उसको टिक करके आइएगा, अगर 6,000 BC दे दिया तो उसको टिक करके आइएगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं। और अगर दोनों दे दिया तो 5,000 को ही टिक करके आइएगा। यानी आपसे पूछा गया कि मध्य पाषाण काल का काल कब से कब तक रहा, तो 10,000 BC से 5,000 BC तक। अगर ऑप्शन में 5,000 नहीं मिलता है तब 6,000 BC करिएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब क्या हो गया कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि पूरा पाषाण काल जब शुरू हुआ था तो उसको हिम युग भी कहा जाता था, यानी पूरा जो पृथ्वी था वो बर्फ के चादर से ढका हुआ था। लेकिन 5 लाख से 10,000 BC तक आते आते क्या हो गया कि अब जलवायु गर्म हो गई। इस काल में जलवायु गर्म हो गई और अब बर्फ के चादर की जगह घास के मैदान प्रारंभ हो गए, घास के मैदान उगने लगे। ठीक है बेटा, इस काल में क्या हो गया कि जलवायु गर्म हो गई, जलवायु गर्म हो गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जलवायु गर्म होने के साथ साथ क्या हुआ, एक सेकंड थोड़ा सा पेन को हल्का सा मोटा कर लेते हैं।
ठीक है, जलवायु गर्म हो गई, और जलवायु गर्म होने के साथ साथ क्या हुआ बताइए? तो सर जलवायु गर्म होने के साथ साथ क्या हुआ कि घास के मैदान अब उगने प्रारंभ हो गए। अब बर्फ़ के मैदान छट गए हैं ना, बर्फ़ के मैदान की जगह घास के मैदान उगने प्रारंभ हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस काल में घास के मैदान उगने प्रारंभ हो गए, तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में मानव शिकारी, आर्कटिक यानी खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत की। अब शिकारी तो आप जानते हैं कि शिकार करता है। सर ये आर्कटिक या खाद्य संग्राहक का आप क्या मतलब समझाते हैं, समझाइए। आर्कटिक या खाद्य संग्राहक का मतलब ये हुआ ना कि अब आदमी शिकार करता था ना, तो शिकार करने के बाद जितना उसको खाना था खा लेता था, और उसके बाद खाद्य संग्राहक भी करता था, यानी जो मांस बचता था, वो जो मांस जो शिकार करता था उसके मांस को अब बचा करके रखता भी था कि अगले दिन अगर हमको शिकार नहीं मिलेगा तो हम इसको खा करके काम चला लेंगे। यानी स्टोरिंग सीख गया था, बचाव सीख गया था कि भाई आज खा करके दूसरा दिन शिकार खोजना है, जो बच गया फेंका गया, दूसरा खा गया नहीं। अब जो शिकार करता था, शिकार करने के बाद जितना खाना था खाता था, और उसको फिर बचा करके रख लेता था, अगले दिन अगर शिकार नहीं मिले तो उसको खा लेता था। उसी को खाद्य संग्राहक कहा गया है, गैदरर और फूड कहा गया, ठीक है। और इसके साथ साथ वो पशुपालन का भी शुरुआत कर दिया। यानी पशुपालन का साक्ष्य हमको कब से मिलता है? मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में वो पशुपालन की शुरुआत किया। मानव जाति ने सबसे पहले जिस जीव को अपना पालतू बनाया वो है कुत्ता। मानव ने सबसे पहले जिस जीव को अपना पालतू बनाया वो कौन है बताइए? वो है कुत्ता। मानव जाति ने सबसे पहले जिस जीव को पालतू बनाया वो क्या है बेटा? वो है कुत्ता, है ना। कुत्ता को, क्योंकि कुत्ता उसको सुरक्षा भी प्रदान करता था, और कुत्ता उसको उसके पशुओं की रखवाली भी करता था, और कुत्ता उसका दोस्त भी रहता था, इसलिए। और उसके बाद जो दूसरा जानवर है जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया वो है घोड़ा। घोड़ा का जानकारी हमको वेद से मिलता है। यानी मनुष्य ने दूसरे जानवर को जो पालतू बनाया वो घोड़ा, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो वेद से मिलती है। यानी आपसे पूछा जाए, पहला वाला काल में तो आदमी जंगली था, घूम घूम कर शिकार करता था, रहता था भाई। अब वहाँ पे क्या किया कि उच्च पूरा पाषाण काल में उस बसना सीख गया। कहाँ बसा? सबसे पहले गुफा के अंदर। कौन से गुफा के अंदर बसा? तो भीमबेटका के गुफाओं के अंदर बसा, और वहाँ चित्रकारी उत्रकारी करने लगा, है कि नहीं। यहाँ पे आदमी शिकारी तो था, इसके साथ आखेटक भी हो गया, यानी खाद्य संग्राहक बन गया। यानी अपने मांस, उसको अपने जो भोजन है उसको जमा करने भी सीख गया, और उसके साथ पशुपालन भी करने लगा। पशुपालन में आदमी सबसे पहले किस को जानवर को, पशु को पालतू बनाया? वो है कुत्ता, और उसके बाद घोड़ा को, ठीक है। अब मेरे बात को समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट है ना। भारत के आजमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बगौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी कैसे पता चला कि मध्यपाषाण काल में लोग पशुओं को पालतू बनाते थे? तो इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं आजमगढ़ मध्य प्रदेश में, और बगौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और कुत्ता घोड़ा के अलावा बकरी, भेड़, हिरन, सुअर का पालन किया जाता था। यानी मोटा मोटी आप ये समझिए ना, जो आज के दौर में आप पालते हैं उसी दो उसको ही पालता था, है ना। यानी कोई डायनासोर को नहीं पालता था। जो आज आप पाल रहे हैं उसी को मध्यपाषाण काल में पालता था। कुत्ता को, घोड़ा को, बकरी को, भेड़ को, हिरन को, सुअर को पालता था। अच्छा, मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में आदमी लोग मछली पालने भी सीख गया था। यानी अपने घर के बाहर, अपने जहाँ पे वो लोग रहता था बाहर में, वहाँ पॉइंट बना देता होगा, तालाब बना देता होगा गड्ढा करके, वहाँ मछली पाल लेता होगा, और भूख लगता होगा निकाल के खा लेता होगा। और मुर्गी पालन भी सीख गया था, अंडा खाने के लिए मुर्गी रख लेता था। यानी सबसे पहले पाला कुत्ता, उसके बाद पाला घोड़ा, फिर बकरी, भेड़, हिरन, सुअर तो पाला। और मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हम लोगों को देखने को मिलता है कि मनुष्य जाति ने मछली और मुर्गी पालन का भी प्रमाण मिलता है कि मनुष्य जाति ने मछली और मुर्गी पालन भी सीख लिया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। मध्यपाषाण काल का औजार। मध्यपाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले औजार आकार में बहुत सूक्ष्म छोटे हुआ करते थे। आपने देखा ना, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करता था, है ना।
बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करता था, लेकिन अब ये होमोसेपियंस हो गया, यानी उसमें इंसानों में डेवलपमेंट आ गया, मानव जाति का विकास हुआ। अब ये क्या करता था कि मध्य पाषाण काल में जो औजार का प्रयोग करता था, ये पत्थर का तो प्रयोग कर रहा था, लेकिन ये पत्थर अब आकार में बहुत छोटे हुआ करते थे, लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर। यहाँ से परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस पाषाण काल में मानव जाति ने छोटे पत्थर या सूक्ष्म पत्थरों का उपयोग किया, तो वो है मध्य पाषाण काल। और अगर उसका मेजरमेंट पूछ देगा तो लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोग बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। अब बड़े बड़े जानवर को नहीं मारता था, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। और शिकार क्या करता, अब तो भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली सब पाल ही रहा है अपने पास, और उसी का शिकार कर लेता होगा, जिनका शिकार आसानी से किया जा सकता था। इसलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए किस पाषाण काल को माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म यानी छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा 1 से 8 सेंटीमीटर का, और अब बड़े बड़े जानवरों की जगह छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा। इसके अलावा देखिए पत्थर से बने तीर के नोक, यानी एक यहाँ पे एक लंबा सा हड्डी रखता था, हड्डी, और हड्डी के आगे एक पत्थर से बनाता था तीर का नोक, है ना, तीर का नोक बनाता था और उसको लगा देता था। पत्थर से बने तीर के नोक इस समय के विशेष उपकरण थे। वहाँ जब जाते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल में, तो तक्षणी विशेष उपकरण है। तक्षणी का मतलब एक पत्थर जो छेद करने में काम आता है। और जब हम लोग मध्य पाषाण काल के अंदर आते हैं तो पत्थर से बने तीर के नोक विशेष उपकरण है। मध्य पाषाण काल में मानव ने पत्थर को ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल फिगर देना शुरू कर दिया। अब ये पत्थर को इस तरह से उठा करके यूज़ नहीं कर रहा था। मोगली देखे, मोगली ने किस तरह से, इस तरह से यूज़ किया ना, इस तरह से पत्थर को, अब पत्थर को फेंकता था, वापस घूम करके उसके पास आ जाता था। पत्थर या लकड़ी का बना होता था। उसी तरह मध्य पाषाण काल में मानव ने पत्थर को ज्यामिति रूप देना शुरू कर दिया और नुकीले यानी पॉइंटेड बनाने लगा, त्रिभुजकार बनाने लगा, और अर्धचंद्राकार यानी आधा चांद की तरह। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में मानव जाति ने पत्थर को ज्योमेट्रिकल रूप देना शुरू कर दिया, तो ज्योमेट्री रूप मानव जाति ने पत्थर को मध्य पाषाण काल में देना शुरू कर दिया। और किस किस तरह के ज्योमेट्री रूप देते थे पत्थर को? नुकीला बनाता था, पॉइंटेड, या फिर ट्राइंगुलर बनाता था, त्रिभुजकार, या फिर उसको क्रिसेंट बनाता था यानी अर्धचंद्राकार बनाता था। इस काल में हड्डियों से बने औजार तथा तीर कमान भी पाए गए हैं। यानी हड्डी से वो लोग तीर कमान बना देता था, तीर बना देता था इस तरह से ना, हड्डी से। इस काल में हड्डियों से बने औजार तथा तीर कमान भी पाए गए मध्य पाषाण काल में। भाई पूरा पाषाण काल का तो टेंशन ही नहीं है, खाली पत्थर का प्रयोग किया, हस्त कुल्हाड़ी बनाया, चॉपिंग बनाया। कोई पत्थर से काट रहा है तो उसको कुल्हाड़ी बोल दे रहा है, कोई पत्थर से पीस रहा है तो उसको चॉपिंग बोल दे रहा है। और हड्डी वड्डी का प्रयोग कर दे रहा है कहाँ? आपका मध्य पाषाण काल में। उत्तर प्रदेश का एक जगह है प्रतापगढ़, उसमें एक जगह महदहा, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जगह है प्रतापगढ़, उसमें एक जगह है महदहा। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ क्षेत्र महदहा से अधिक मात्रा में हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। ये सब पूरा मध्य पाषाण काल के बारे में बात हो रहा है। हड्डी आ गया, सींग आ गया। पूरा पाषाण काल में तो पत्थर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हड्डी और सींग कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से। महदहा है कहाँ? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का एक क्षेत्र है, एक गांव है महदहा, जहाँ से भारी मात्रा में हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। इसकी चर्चा, और ये बात हमको कहाँ से पता चला है, तो इसकी चर्चा डॉक्टर जयनारायण पांडे जी ने अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में किया है। तो परीक्षा में सवाल आता है कि बताइए पुस्तक पुरातत्व विमर्श किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन में मिलेगा डॉक्टर जयनारायण पांडे, वहाँ पे करके आइएगा। और डॉक्टर जयनारायण पांडे ने अपने पुस्तक पुरातत्व विमर्श में इस बात की चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के क्षेत्र महदहा से अधिक मात्रा में हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जगह का नाम देखिए सराय नहर राय मधानता, जिसको एग्जाम में आपको महदहा भी देखने को मिलता है और मधानता भी, दोनों नाम हमने जान के लिखा ताकि ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो ये परीक्षा में।
सराय नहर राय, महदहा या मधानता एवं दमदमा से हड्डी के बने उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। यानी महिलाएं या पुरुष लोग मान लीजिए हड्डी उड्डी पहन लेता होगा, हड्डी उड्डी का हार उर पहन लेता होगा, या उसका चम्मच चुम्मच बना लेता होगा उपकरण। तो ये कहाँ कहाँ से मिला है? महदहा से मिला है, सराय नहर राय से मिला है, और दमदमा से हड्डी के बने उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए। हड्डी जब भी आएगा तो मध्यपाषाण काल में आएगा, याद रखिएगा ना। यहाँ तक कि मध्यपाषाण काल में ही सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और ये मानव कंकाल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं आगे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ से? दमदमा से मिलेगा, और इसके अलावा आपको सराय नहर से मिलेगा, है ना। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि कंकाल नहीं, वहाँ पे जब आपने पहले देखा था तो वहाँ पे खोपड़ी मिला था ना खोपड़ी। यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अगर आपसे पूछा जाए अतिरम पक्कम तमिलनाडु या हथनोरा, हथनोरा से क्या मिला? तो सर हथनोरा से मानव खोपड़ी मिला, मानव खोपड़ी मिला। और कंकाल कहाँ से मिला? तब आपको बताना है कि मध्यपाषाण काल में ही सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त हुए। दमदमा क्षेत्र के एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए किस क्षेत्र के कब्र से 3 कंकाल निकले हैं? तो मध्यपाषाण काल के दमदमा क्षेत्र से एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पे दमदमा में एक ही कब्र था। दमदमा में कुल 41 मानव कब्र मिले हैं, जिसमें 5 युग्म कब्र है। युग्म कब्र का मतलब होता है कि एक कब्र के अंदर एक मेल और एक फीमेल दोनों ही दफन है, एक पुरुष और एक मादा दोनों ही दफन है। जब एक पुरुष और एक मादा दोनों ही दफन है एक कब्र के अंदर, उसे ही हम लोग युग्म कब्र कहते हैं। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि बताइए कि कितने कब्र ऐसे मिले दमदमा में जिसमें जोड़े दफन थे? तो 5 कब्र ऐसे मिले जिसमें जोड़े दफन थे, पुरुष माता नर मादा करके, ठीक है, महिला और पुरुष। और टोटल कितना कब्र मिला उसमें? 41। बाकी जो बच गए ना, 41 में से 5 हटा दीजिएगा तो जो बचे ना उसमें एक कब्र में एक ही आदमी मिला। लेकिन एक कब्र ऐसा मिला जिसमें 3 कंकाल मिले। ध्यान दीजिएगा, दमदमा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दिख रहा है। दमदमा एक ऐसा क्षेत्र है, ये दमदमा है कहाँ? उत्तर प्रदेश। दमदमा है कहाँ? उत्तर प्रदेश। दमदमा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले। इसके अलावा वहाँ 41 कब्र और मिले जिसमें 5 युग्म कब्र है। यानी पति पत्नी होगा या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, कौन होगा हम लोग क्या जाने उस जमाने का, है कि नहीं, लेकिन मेल फीमेल था। सराय नहर में ऐसी समाधि मिली है जहाँ 4 मानव कंकाल एक साथ दफन है। यानी दमदमा में तो मिला जहाँ 3 कंकाल एक साथ मिला, लेकिन सराय नहर उससे भी एक कदम आगे। सराय नहर में एक ऐसा समाधि, एक ऐसा कब्र मिला जहाँ 4 मानव कंकाल एक साथ दफन थे। याद रखिएगा, है ना, सारा इंपॉर्टेंट नाम है। मध्यपाषाण काल में कब्र आवास क्षेत्र के अंदर हुआ करता था। यानी आज की तरह नहीं, आज अगर कब्रिस्तान देखिए या शमशान घाट देखिए तो हम लोग के घर से दूर होता है, लेकिन मध्यपाषाण काल में ऐसा नहीं था। आपके परिवार के कोई आदमी अगर मर जाते थे तो वो लोग मध्यपाषाण काल में अपने ही घर के अंदर उसको दफन कर देते थे। यानी मध्यपाषाण काल के अंदर जो कब्र होता था वो आवास के अंदर हुआ करता था और अंडाकार होता था। उसका रूप कैसा होता था बेटा? अंडा की तरह, अंडाकार, ऐसे अंडाकार, है ना। कब्र जो होता था अंडाकार होता था। और होता कहाँ था भाई? तो आवास क्षेत्र के अंदर, यानी जहाँ रहता था वहीं उसको दफन कर देता था। ठीक है, डर वर नहीं लगता होगा क्या उन लोग को? ये इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्यपाषाण काल के अंदर और हम लोगों को क्या याद रखना है बेटा कि एक उत्तर प्रदेश में जगह है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। यानी ये लोग, हमने पहले ही देख लिया ना, अब ये लोग खाद्य संग्राहक बन गया था। यानी खाना को जमा करने का कला भी सीख गया था। तो भाई खाना को जमा कर रहा है तो मिट्टी का बर्तन भी तो होगा उसके पास। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हम लोगों को? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पानी मांग लीजिएगा ना, ए भाई पानी दो। चौपानी से, पानी से याद रहिएगा, मिट्टी के बर्तन में पानी दो, चौपानी मांडो। और अग्नि का खोजा था हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल में, लेकिन अग्नि से डरता था पूरा पाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग ये लोग किया है मध्यपाषाण काल में। बोला अरे इससे तो डरने का जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग के फायदा का चीज़ है। यानी जंगली जानवर को भगाना है तो अग्नि जला दो, ठंडा लग रहा है तो अग्नि जला दो,
कुछ पकाना है तो अग्नि जला दो, रात में अगर प्रकाश चाहिए तो अग्नि जला दो, यानी अग्नि तो हमको फ़ायदा देता है। तो अग्नि का प्रयोग किया है आदि मानव ने मध्य पाषाण काल में, लेकिन अग्नि यानी मेसोलिथिक एज में, लेकिन अग्नि को उन्होंने आविष्कार किया या अग्नि का खोज किया कब? तो पूरा पाषाण काल में, पेलियोलिथिक एज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग आ गए नियोलिथिक के पीरियड यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है होगा बेटा, वो उसका जो काल चला है वो 10,000 BC से 1,000 BC तक, लेकिन आपको दिखेगा कभी कभी ऑप्शन में 6,000 BC से 1,000 BC तक। तो सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि नवपाषाण काल 10,000 BC से चला है या 6,000 BC से चला है। याद रखिएगा दोनों अपनी जगह में सही है, जो भी ऑप्शन में देगा या तो ये देगा या तो ये देगा। तो अगर आप 10,000 BC समझिए, इसका मतलब है कि मानव जाति का नवपाषाण काल 10,000 BC से शुरू हुआ, लेकिन कहीं कहीं पे 6,000 BC से शुरू हुआ। 6,000 BC से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो ये लोग जल्दी सीखते होंगे चीज़ों को, ये लोग जल्दी नवपाषाण काल के अंदर आ गए होंगे। कुछ लोगों को 4,000 साल और लग गया होगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी वो लोग स्लो डेवलपर होंगे, स्लो प्रोग्रेसर होंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते होंगे। तो कहीं के लोग जल्दी सीखते होंगे तो उनका नवपाषाण काल 6,000 BC से शुरू हो गया, कुछ लोग देर में सीखते होंगे उनका पाषाण काल 10,000 BC से शुरू हुआ। बोलिए बात समझ में आया क्या? तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल कब से शुरू हुआ, तो कहीं पे आपको पुस्तक में दिखेगा 10,000 BC से 1,000 BC, कहीं पे पुस्तक में दिखेगा 6,000 BC से 1,000 BC। तो टेंशन मत लीजिएगा, समझ जाइएगा अच्छा नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज, कहीं पे आदमी लोग जल्दी सीखने वाले थे तो उन्होंने 10,000 BC से ही नवपाषाण काल शुरू कर लिया। कहीं पे स्लो आदमी लोग थे वो 4 साल बाद शुरू कर पाए यानी 6,000 BC में। ठीक है, अब नवपाषाण काल के अंदर हम लोगों को क्या देखना है वो सीखिए। ठीक है, नवपाषाण काल के अंदर देखिए कालक्रम के अनुसार यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, कालक्रम के अनुसार ये सबसे छोटा युग है, ये सबसे छोटा युग है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ इसी युग में हुआ, नवपाषाण काल में। यानी यहाँ पे लोग कृषि करना सीख गए, खेती करना सीख गए, पशुपालन तो कर ही रहे थे लेकिन यहाँ विधिवत पशुपालन करना सीख गए। विधिवत का मतलब क्या हुआ ना कि उनको मालूम चल गया कि कौन सा घास खिलाने से गाय ज़्यादा दूध देगी, कौन सा दाना देने से मुर्गी में ज़्यादा मांस आएगा, यानी पशुपालन का कला सीख गए वो लोग, है ना, शुरुआत कर दें। असमान स्थायी निवास प्रारंभ हो गया, अब वो लोग परमानेंट जीवन जीने लगे। देखिए परमानेंट रेसिडेंस, अब ये घुमंतु नहीं रहे। नवपाषाण काल में काल तो बहुत छोटा रहा, इसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता का काल आ जाएगा, उससे पहले बीच में ताम्रपाषाण काल भी देखने को मिलेगा। काल तो बहुत छोटा रहा लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। लोग खेती करना सीख गए, अभी तक शिकार कर रहा था आप खेती करेगा, आप पशुपालन भी विधिवत करेगा यानी सिस्टम से करेगा, और अस्थायी जीवन घर वर बनाने लगेगा आदमी। ठीक है, आइए सबसे पहले कृषि को देखते हैं कि कृषि कैसे कैसे किया, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, देखिए पश्चिम एशिया में मानव द्वारा सबसे पहले अनाज जो उगाया गया वो जौ है। यानी अगर आपसे पूछा गया कि बताइए मनुष्य ने सबसे पहले किस अनाज की खेती की, तो जौ, है ना, किसकी खेती की, जौ। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ बार्ली, है ना। तो पश्चिम एशिया मानव द्वारा सबसे पहला जो प्रयुक्त अनाज है वो क्या है, जौ। नवपाषाण काल में मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपभोग किया गया। यानी जो नवपाषाण काल है, मानव जो खेती कर रहा था तो कितने प्रकार के अनाजों का खेती का प्रमाण मिलता है, 8 प्रकार की खेती, 8 प्रकार की खेती का प्रमाण। पहला जौ, जौ का प्रमाण कहाँ मिला बेटा, तो भूमध्य सागर से ईरान और ईरान के बीच में। ये पूछेगा नहीं, फिर भी आप याद रखिए क्योंकि कभी अगर आपको मन किया जेपीएससी के लेवल का एग्जाम देने के लिए तो वहाँ सवाल बनता है कि बताइए नवपाषाण काल में जो जौ की खेती होती थी उसका क्षेत्र क्या था, तो उसका क्षेत्र था भूमध्य सागर से ईरान के बीच में। ठीक है, उसके बाद गेहूँ उगाना सीखा। कृषि का सबसे पहला प्रमाण गेहूं का मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में ही मिला। मेहरगढ़ जो है उसका हिस्सा कुछ पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा आज वर्तमान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ के पाकिस्तान बलूचिस्तान में ही मिला। तो गेहूं का जो खेती था उसका प्रमाण हमको गेहूं का मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में मिलता है, जौ का भूमध्य सागर और ईरान में मिलता है, और ये दूसरा खेती था। तीसरा खेती करना उस किसका सीखा, चावल का। चावल कहाँ मिलता है, चीन के यांगसियांग नदी के किनारे और भारत के कोलडिहवा कहाँ है,
प्रयागराज बेलन नदी के तट पर। यानी अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला खेती किसका किया, जौ का, कहाँ, भूमध्य सागर ईरान में। उसके बाद सेकंड खेती किसका किया, गेहूं का, कहाँ, तो गेहूं का किया है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। उसके बाद किसका किया, चावल का। चावल का खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है, चांद के यांगसी नदी के किनारे, जिसको पीली नदी भी कहते हैं, और भारत के कोलडिहवा में। कोलडिहवा कहाँ है पूछ देगा तो प्रयागराज किस नदी के तट पर किनारे पर है, तो बेलन नदी के तट पर। ठीक है, वहाँ पे चावल उगाया। इसके अलावा 3 आपको याद रखना है, सबसे पहला जौ, फिर गेहूँ, फिर चावल। उसके बाद क्या उगाया, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई और जई। यानी ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रमाण मिले हैं। 8 प्रमाण मिले हैं जिसका खेती करता है नवपाषाण काल में मानव लोग। सबसे पहले किसका खेती किया, जौ का, उसके बाद गेहूं का, याद रखने का है। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो यहाँ देख लेंगे। ठीक है, कृषि का सबसे पहला प्रमाण, अगर आपसे पूछा गया कि सबसे पहले खेती किसका किया गया तो बोलिएगा जौ का। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि कृषि का प्रमाण सबसे पहला कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। मेहरगढ़ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, मेहरगढ़ से हम सब पढ़ाएंगे। कृषि का सबसे पहला प्रमाण अगर पूछेगा तो मेहरगढ़ का, और पूछेगा कि सबसे पहले किस चीज़ का खेती किया, तो जौ का खेती किया। ध्यान दीजिएगा, खेती का पूछा, सबसे पहले किसका खेती किया, जौ का। खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ में किसका खेती होता था, अभी हम लोगों ने देखा, गेहूं की खेती। गेहूं की खेती के अलावा मेहरगढ़ में और क्या किया ये लोग, पक्के ईंटों से घर बनाने लगा। मेहरगढ़ में गेहूं की खेती के अलावा पक्के ईंटों से घर बनाने लगा, और अस्थायी जीवन का प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ में मिलता है। यानी प्राचीनतम प्रमाण के लोगों ने अस्थायी जीवन जीना व्यतीत किया, अस्थायी जीवन जीना शुरू किया, ये इसका प्रमाण हमको मेहरगढ़ से ही मिला है। गेहूं की खेती के साथ, अब खेती करा भाई, खेती कर रहा है तो उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा, तब तो खेती करेगा। बार बार जा करके उसमें पानी देगा, फिर कटाई करेगा, बुनाई करेगा, धुआई करेगा, तो इसको करने के लिए रहना पड़ेगा। और रहने के लिए उसने पक्के ईंटों का घर बनाया, और कहाँ बनाए, मेहरगढ़। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, खेती का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में। अच्छा, पक्के ईंटों से सबसे पहले घर कहाँ बना, मेहरगढ़ में। अच्छा, स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ में। अब क्या किया, मानव ने मेहरगढ़ में भैंस पालन भी शुरू किया। सबसे पहले भैंस अब तक जंगली जानवर था, अभी तक भैंस को नहीं पाल रहा था। आपने पालतूकरण में देखा ना, पीछे गाय पाला, बकरी पाला, भेड़ पाला, मछली पाला, मुर्गी पाला, सुअर पाला, भैंस नहीं पाला। भैंस अब तक जंगली जानवर था बेटा। सबसे पहले भैंस को पालतू बनाया गया है मेहरगढ़ में। तो मानव ने मेहरगढ़ में भैंस पालन किया। उसके अलावा जौ, कपास, खजूर एवं अंगूर की खेती भी प्रारंभ कर दिया। अब गेहूं का खाली खेती नहीं कर रहा, भैंस पाल रहा दूध के लिए, बाकी मुर्गी मछली तो पाल रहा है। उसके अलावा जौ, कपास, खजूर एवं अंगूर की खेती भी प्रारंभ कर दिया। और इतना ज़्यादा खाना वहाँ होने लगा, इतना ज़्यादा वहाँ अन्नपूर्ण होने लगा, अन्न का वहाँ पे उपज होने लगा, कि बाद में मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी भी कहा गया। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बलूचिस्तान, मेहरगढ़ को क्या कहा जाता है, तो मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी भी कहा जाता है। टोकरी का मतलब जहाँ खाना मिलता है ना, मैनचेस्टर। ठीक है, बात यहाँ तक समझ रही बात आप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बलूचिस्तान की टोकरी किसको कहते हैं, तो मेहरगढ़ को ही बलूचिस्तान की टोकरी कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको भी समझ में आया होगा। उसके बाद आगे की पॉइंट देखते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है संत कबीर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक जगह है लहुरा देव, जगह का नाम याद रखिएगा, लहुरा देव में भी प्राचीनतम कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी मेहरगढ़ में सबसे पहले, मेहरगढ़ में सबसे पहले, लेकिन मेहरगढ़ के अलावा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है संत कबीर, जहाँ पे एक जगह है लहुरा देव। लहुरा देव में भी प्राचीनतम कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। विधिवत कृषि, विधिवत कृषि का मतलब उसको मालूम था कि अंदाजी वो आलू कहीं उगा दिया, कहीं फूलगोभी उगा दिया, ऐसे नहीं करता था। अब उसको विधि से, यानी कृषि का जो पूरा सिस्टम उसको यूज़ करने लगा था आदमी। विधिवत कृषि के कारण ही नवपाषाण काल में लोगों ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया और विधिवत पशुपालन भी करने लगे। यानी पहले भी पशु पालता था, लेकिन यहाँ पे विधिवत पशु पालने लगा। पहले खेती तो नहीं करता था, खेती करते करते विधिवत खेती सीख गया भाई, ट्रेनिंग आ गया उसको।
अन्न भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अब खेती हो रहा है, जब मेहरगढ़ को टोकरी कहा जा रहा है बलूचिस्तान का, वहाँ पे इतना ज़्यादा अन्न का उपज हो रहा है, अन्न ज़्यादा उग रहा है वहाँ पे, तो उसको जमा करने के लिए लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। और कुंभकारी की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई, यानी कुम्हार जो लोग बने वो नवपाषाण काल में बने। कुंभकारी की शुरुआत भी कब हुई? नवपाषाण काल में। क्यों हुई भाई? अन्न को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना? एक सेकंड। अच्छा, अब आगे देखिए। कर्नाटक के बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू, नाम रखिएगा याद, संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख का टीला मिला है। एक जगह है जहां राख का टीला मिला है, राख का टीला, यानी समझिए कि ऐसे करके होता है ना, कचरा बहुत जगह कचरा जमा करते 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 पहाड़ की तरह हो जाता है, तो राख का टीला मिला है। कहाँ मिला है राख का टीला? कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम संगनकल्लू, वेलारी के में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्नाटक वेलारी जगह का नाम आपको याद रखना, संगनकल्लू। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राख का टीला कहाँ मिला है, तो संगनकल्लू में राख का टीला मिला है। और कर्नाटक में एक और जगह है जिसका नाम है पिकलीहल। क्या नाम है बताइए? पिकलीहल। यहाँ भी राख का टीला मिला है। अच्छा, ये राख का टीला बना कैसे है भाई? तो पशुओं का गोबर या पशुओं का अवशेष, गोबर हो गया या उसको जो चारा वारा दे दिया, जो चारा का वेस्ट मटेरियल बच गया, वो सब मिला करके उसको जमा करके ना आग लगाया गया था, और आग लगाने के कारण वो राख का टीला बना था। यानी पशुओं के गोबर को और पशुओं के जो अवशेष, जो खाने पीने का सामान बच गए, अत्ता पत्ता, उसको एक जगह जमा करके आग लगा दिया, और उस आग से एक राख का टीला बन गया। वो जगह है कर्नाटक पिकलीहल और कर्नाटक के ही संगनकल्लू में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राख का टीला कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक के ही संगनकल्लू में और कर्नाटक के ही पिकलीहल में। ये राख का टीला बना कैसे बाप बेटा? तो पशुओं के गोबर अवशेष इत्यादि को जमा करके आग लगाने के कारण राख का टीला बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल में औजार किस प्रकार का प्रयोग होता था। तो नवपाषाण काल में सेल्ट से बने औजारों का प्रयोग होता था। यहाँ से परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल के औजार किस चीज से बनाए जाते थे, तो सेल्ट से बनाए जाते थे। सेल्ट का अर्थ क्या है? अगर पत्थर को आप ज्यादा देर तक घिसिएगा तो पत्थर कोई रूप ले लेगा और पत्थर चमकदार भी हो जाएगा। तो सेल्ट का अर्थ यही है। सेल्ट का अर्थ है पत्थर को घर्षण और चमकदार करके कोई उपकरण बनाना। तेज और पॉलिश किए गए औजारों से मिट्टी पर खेती करना आसान हो गया था। यानी लोगों ने सेल्ट बनाना सीख लिया था, यानी पत्थर को घिस घिस करके चमकदार और नुकीला या अपने अनुसार उसको रूप दे दिया करते थे, और उसको तेज और पॉलिश कर देते थे, जिससे मिट्टी पर खेती करना आसान हो जाता था। इसके अलावा उन्होंने पत्थर से ही क्या क्या बनाना सीखा, ये देखिए। सुइयां, वहां पे लोहे की सुई नहीं है, याद रखिएगा, पत्थर से ही बनी सुई है, या हड्डी से बनाते थे वो लोग। तो सुइयां, खुरचन, बरमा, तीर के नोक, चूड़ी, कान की बालियां, लटकन का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। आपको आविष्कार याद रखनी है, मध्यपाषाण काल की, पूर्व पाषाण काल की और नवपाषाण काल की। तो सुई, खुरचन, बरमा, तीर के नोक, चूड़ी, कान की बालियां, लटकन का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। अच्छा, नवपाषाण काल में शवों को दफनाने की परंपरा रही है। यानी वो लोग जो उनके घर वाले जब मर जाते थे तो आपने देखा कि दफनाते थे। पहले आपने देखा कि मध्यपाषाण काल के अंदर आपने देखा कि वो जो दफनाने की परंपरा थी वो घर के अंदर ही दफनाते थे, लेकिन अब वो लोग घर के बाहर दफनाते थे। और ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ये कब्र है। कब्र के ऊपर ये लोग बड़े बड़े पाषाण को, यानी बड़े बड़े पत्थर को रख देते थे, और बड़े बड़े पत्थर से वो अपने डेड बॉडी को गाड़ दिया करते थे, है ना। तो नवपाषाण युग में शवों को दफनाने की परंपरा रही है। दफनाने वाले स्थान को महापाषाण, महा का मतलब होता है ना बड़ा, महापाषाण, देखिए कितना बड़ा पत्थर है ना, महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर को यूज किया जाता था। दफनाने वाले स्थान को महापाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि महापाषाण से आप क्या समझते हैं, तो वो स्थान जहाँ पर नवपाषाण काल में लोग दफनाया करते थे उस जगह को महापाषाण काल कहते हैं। और ये आपको चित्र में दिखता होगा कि महापाषाण किस तरह का बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग किया जाता था।
ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो आपको एक जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस जगह का नाम है ब्रुज होम। क्या नाम है? ब्रुज होम। ब्रुज होम जो था श्रीनगर के निकट जम्मू कश्मीर के लोग गड्ढे वाले मकान में रहा करते थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गड्ढे वाले मकान में कहाँ लोग रहते थे तो ब्रुज होम में। ठीक है। इसे गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास से आप क्या समझते हैं अगर परीक्षा में पूछा जाए तो बुर्ज होम श्रीनगर के निकट जम्मू कश्मीर के लोग गड्ढे वाले मकान में रहा करते थे। इसे गड्ढे वाले मकान में रहने को गर्तवास कहा जाता है। आगे देखिएगा, बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। यानी एक आदमी जिसके साथ कुत्ता भी दफन है, इसका प्रमाण हमको बुर्ज होम से ही मिला है, यानी जम्मू कश्मीर के पास से। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्रुज होम की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। ब्रुज होम की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। सवाल इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये है कि कहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, तो ब्रुज होम में। आगे देखिए, एक जगह है जिसका नाम है सोनभद्र लेखिया। सोनभद्र लेखिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं, यानी 27 मानव कंकाल सोनभद्र लेखिया से भी मिले हैं। ठीक है। चिरांद बिहार से मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है। चिरांद बिहार से मृद भांड के अलावा हड्डियों के बने औजार प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, जो भी ऑप्शन में दे देगा क्वेश्चन के अंदर, उसके अलावा हड्डियों के बने औजार कहाँ मिले हैं तो बिहार से। बिहार के किस क्षेत्र से? तो चिरांद से। उसके बाद नवपाषाण काल में ही पत्थर तथा लकड़ी के बने पहिए की खोज हुई। यानी सबसे पहले पत्थर का पहिया बनाया गया, पत्थर के पहिए के बाद फिर लकड़ी का पहिया बनाया गया, और ये दोनों खोज नवपाषाण काल में ही हुआ था। अग्नि का खोज हो चुका था आपका पूरा पाषाण काल में, अग्नि का प्रयोग हो गया था मध्य पाषाण काल में, और पहिया का खोज चाहे वो पत्थर का चक्का हो या लकड़ी का चक्का हो, उन दोनों का खोज नव पाषाण काल में ही हुआ। उम्मीद है कि पाषाण काल का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम इसी चैनल के अंदर करवा देंगे, यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा बस उसको अच्छे से नोट बना लीजिए, उसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले सेशन में। प्राचीन इतिहास को पूरी तरीके से कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे इस चैनल में आपको केवल हिस्ट्री यानी केवल जीके की क्लास नहीं मिलेगी, जीके के साथ इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा रीजनिंग, रीजनिंग के अलावा मैथ की भी क्लास मिलेगी। जीके की जहां तक बात करें तो स्टैटिक प्लस जीके और करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कोर्स हम इसी चैनल पे आपको करवा देंगे। आप बस इससे जुड़े रहिए। और कंटेंट आप यहाँ पे लाल वाले पट्टी में नीचे देखते होंगे लिखा हुआ है कि शिक्षा के उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यानी आपको अगर हाईएस्ट क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप जो भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन अगर एक भी इधर उधर नहीं आए, क्वेश्चन जो भी आप पढ़ते हैं उसी से आए, तो जरूर आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।